नमस्कार। 9 PM में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और वक्त हो चला है तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का। शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मुंबई दौरे की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया और कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियार के खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच संबंध स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल के थे। यह पार्टनरशिप साल 1998 में शुरू हुई थी। आज के दिन दुनिया के दो बड़े इनोवेशन हब्स एक साथ आ रहे हैं। जब हम भारत और फ्रांस की बात करते हैं तो हमारा रिश्ता इनोवेशन के साथ साथ ट्रस्ट का और शेयर्ड वैल्यूज का है। इसी सोच के साथ राष्ट्रपति मैक्रो और मैंने वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय किया है। ये एक सेलिब्रेशन ही नहीं, ये हमारा साझा कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट टू इनोवेट, कमिटमेंट टू लीड। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस ने अनेक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में मिलकर काम किया है। इससे हमारा जो आपसी भरोसा मजबूत हुआ है, उसने हमारे रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम पड़ाव तक पहुंचाया है। भारत के बीच डिफेंस डील हुई है और इसमें कई अहम समझौते हुए हैं। राफाल विमान, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर के निर्माण में फ्रांस जो है वो सहयोग करेगा भारत का, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत में रक्षा उपकरण बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया गया है, यानी जो सामान खरीदना है वो भारत में ही बनेंगे। भविष्य के फाइटर जेट और उन्नत रक्षा तकनीक पर संयुक्त रूप से काम करने की बात हो रही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। तो फ्रांस भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक साथ हैं, ये भी कहा गया आज। AI, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों में साझेदारी बढ़ेगी। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के CEO भारत के हैं। ये मैक्रो ने यह अहम बातें कही। भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत। इनोवेशन ईयर 2026 के तहत स्टार्टअप और रिसर्च संस्थान साथ काम करेंगे। तो पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मिले। दोनों नेताओं ने मुंबई में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा, ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। भारत में दुनिया का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम है। भारत फ्रांस आतंकवाद खत्म करने के लिए साथ है। तो ये अहम बातें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रही। छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम और आगे बढ़ाए जाएंगे। साथ ही भारत का जो है एक रक्षा सौदा हुआ है फ्रांस को लेकर के, जिसके जरिए भारत जो है वो उन्नत किस्म का फाइटर जेट जो है भारत में भी निर्माण करेगा और फ्रांस उसमें साथ देगा। तो नई दवाओं और मेडिकल रिसर्च पर भी मिलकर काम करना है, ये दोनों देशों ने समझौता किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति 3 दिन के दौरे पर हैं भारत में और आज उन्होंने अहम बातचीत की मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोनों देश
अपनी इंडस्ट्री को आपस में जोड़ेंगे, ये भी कहा गया है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में यकीन रखते हैं, यानी अगर जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है उससे हम भारत को देंगे, ताकि भारत जो है अपने देश में मेड इन इंडिया के तहत चीजों का निर्माण करे। दोनों नेताओं ने मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहीं पर कई अहम बातें कही गई। कहा गया है कि रफाल पर भी सौदा हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स की भी निर्माण करने हैं, बनाए जाने हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी उड़ान भर सके। तो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में यकीन रखता है फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये अहम बातें कही मुंबई में। उन्होंने कहा कि ये स्वस्थ ऊर्जा और सोलर परियोजना में संयुक्त निवेश और शोध किया जाएगा। युवाओं के लिए नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे दोनों देश मिलकर, ताकि युवाओं के बीच नई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो सके। छात्रों का कार्यक्रम में बढ़ाया जाएगा उनकी भूमिका, ताकि नई जनरेशन जो है वो तकनीक से और ज्यादा जुड़े। तकनीक, शिक्षा और संयुक्त रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी सहयोग करेंगे दोनों देश। इसके अलावा वैक्सीन रिसर्च और पब्लिक हेल्थ में भी साझेदारी करने पर सहमति बनी है। तो फ्रांस और भारत की ये बहुत पुरानी दोस्ती है। इससे पहले भी हमने रफाल विमान खरीदे हैं, और अब जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति 3 दिनों के भारत दौरे पर है, तो आज भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं, कई मसलों पर सहमति जताई गई है। और बीएनपी चीफ तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंचे थे। इसके साथ ही भारत की तरफ से शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ढाका पहुंचे। 13वीं राष्ट्रीय संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने मंगलवार 17 फरवरी की सुबह शपथ ली। इसके साथ ही आम चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसने कई महीनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत कर दिया। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 297 में से 211 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बांग्लादेश जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 77 सीटें मिली। 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। बीएनपी ने अकेले 209 सीटें हासिल की, जबकि जमाते इस्लामी को 68 सीटें मिली। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह संसद परिसर के साउथ प्लाजा में आयोजित किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसीरुद्दीन ने सुबह करीब 10:42 पर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त को निभाते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और जाने माने स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान से जुड़ी हुई। दरअसल उनको मंगलवार सुबह मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलीम खान को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। 90 साल के सलीम खान उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं लीलावती अस्पताल में सलीम खान का पूरा परिवार मौजूद है। इसके अलावा परिवार से जुड़े लोग भी सलीम खान का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो सलीम खान ये वही सलीम खान है जिन्हें सलीम जावेद की जोड़ी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बॉलीवुड की कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग की है। सलीम और जावेद ये दोनों जोड़ी जो है मिलकर कई फिल्मों की कहानियां लिखते थे। सलीम खान के करियर की बात करें तो ये पहले कई फिल्मों में मुख्य भूमिका, छोटे छोटे किरदार निभा चुके हैं, सीमित और छोटे किरदार निभा चुके हैं। करीब 2 दर्जन फिल्मों में इन्होंने काम किया है और इसके बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ा और कहानी लेखन में आगे बढ़े। एक्टिंग छोड़कर लेखन की ओर इन्होंने रुख किया और इसमें इन्होंने झंडे गाड़े। सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी मशहूर हुई। शोले जैसे फिल्म की कहानी इन्हीं जोड़ी ने लिखी है। सलीम जावेद के नाम से ये जोड़ी मशहूर हुई और अभी उम्र से जुड़ी बीमारी की वजह से वो बीमार चल रहे हैं। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां पर पूरा खान परिवार जो है वो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहा है। उनके अलावा फिल्म से जुड़े कई लोग पहुंच रहे हैं। सलीम खान ने जंजीर, दीवार, शोले, डॉन जैसी
बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानी लिखी है। इन फिल्मों की दमदार कहानी और संवाद लोगों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। उनकी लिखी स्क्रिप्ट ने फिल्मों की दुनिया का अंदाज ही बदल दिया था। जब इस जोड़ी ने, सलीम और जावेद ने, फिल्मों में कहानी लिखनी शुरू की तो उसके बाद से लेखकों को जो एक पहचान और सम्मान मिली, इसके बाद ही यह दौर शुरू हुआ कि कोई लेखक जो है वो पहचान आ जाने लगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की। दरअसल इन दिनों अपनी धार्मिक आस्था को लेकर ये चर्चा में है। चकाचौंध और शोहरत भरी जिंदगी के बीच अब दोनों आध्यात्म की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वो कई बार वृंदावन जाकर संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर चुके हैं। एक बार फिर दोनों कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचे। कपल ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। इस दौरान स्टार कपल विराट अनुष्का ने बेहद सादगी भरे अंदाज में संगत में बैठकर प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुना और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद दोनों ने कुछ समय आश्रम की आध्यात्मिक शांति के बीच बिताया। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली एक बार फिर से वृंदावन पहुंचे और यहां पर उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। 16 दिसंबर को भी विराट और अनुष्का पिछले साल पहुंचे थे और उस दौरान भी उन्होंने आशीर्वाद लिया था। हाल ही में 2 महीने में यह दूसरी बार है जब वो वृंदावन पहुंचे हैं और महाराज का दर्शन किया है। इससे पहले दंपति कैंची धाम में बाबा नीम करौली के आश्रम भी जा चुका है। और अब बात क्रिकेट की। 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग राउंड से ही बाहर हो गई है, जिसकी वजह है अंक तालिका में जिम्बाब्वे की बढ़त। दरअसल जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया और दोनों ही टीम को एक अंक दे दिए गए, जिससे जिम्बाब्वे ने 5 पॉइंट के साथ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं 3 में से 2 मैच में हार का सामना कर चुकी टीम ऑस्ट्रेलिया अब लीग राउंड का अपना चौथा और आखिरी मैच आयरलैंड के साथ खेलेगी। मैच जीतने के बाद भी इस वर्ल्ड कप में टीम ऑस्ट्रेलिया का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलियन टीम क्रिकेट इतिहास में यह दूसरी बार है जब ग्रुप स्टेज से यह टीम बाहर हुई है। इससे पहले साल 2009 में रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में टीम लीग राउंड से ही बाहर हो चुकी है और अब क्रिकेट फैंस जो हैं वो थोड़े हैरान नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीम ऑस्ट्रेलिया T20 की मजबूत दावेदारों में से एक है। ऐसे में अगर ये क्वालिफाई करते, सुपर 8 में जाते, तो टीम के बाकी मैचों की और जो है वो रंगत बढ़ सकती थी। लेकिन टीम ऑस्ट्रेलिया का यहां से हट जाना कई प्रशंसकों के लिए ये झटका जैसा है, क्योंकि ये मजबूत दावेदारों में से एक है। तो जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में जगह पक्की कर ली है। अब दरअसल हुआ ये कि जिम्बाब्वे आयरलैंड का मैच होना था और ये मैच बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा और यहीं से जो एक पॉइंट बटा उसकी वजह से टीम ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साफ हो गया। तो T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत का जो सिलसिला था इस बार वो नजर नहीं आएगा। दरअसल इस बार टीम जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि ग्रुप स्टेज से ही उसे बाहर होना पड़ रहा है और इसकी वजह है जिम्बाब्वे का मैच था और ये मैच ना हो करके इसे जो है बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से टीम ऑस्ट्रेलिया की जो संभावनाएं हैं वो यहीं खत्म हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। विपक्ष ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की मांग की। वहीं भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज जो है नैतिकता की बात कर रही है, जबकि उसके शासनकाल में गंभीर घटनाएं हुई लेकिन किसी ने जवाबदेही तय नहीं की। दरअसल बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में जमकर हंगामे की स्थिति बन रही है। कांग्रेस के विधायक जो है इंदौर में दूषित पानी का मौत का मामला हो, इसके अलावा डॉग बाइट्स का मामला हो और भी बहुत सारे मसले हैं जिसे लगातार उठाते हुए सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। पानी को लेकर जिस तरह के प्रदर्शन की आवश्यकता अब भी पड़ रही है, इतना लंबा समय हो गया इस पूरे मामले को, आप लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, क्या मांगे? देखिए संतुष्ट आप देख रहे हो, रोज मौतें हो रही है वहां पे, सरकार आंकड़े बताना नहीं चाहती और यही स्थिति पूरे इंदौर शहर की है और यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है। तो
तो मैं समझता हूं कि सरकार छुपाना चाहती है। क्यों मल का पानी पिला रही है? क्या आम जनता का अधिकार नहीं है पानी का, शुद्ध जल मिले? फिर क्यों टैक्स ले रहे हो आप जनता से? टैक्स नहीं लेना चाहिए आप। इंदौर की जनता हजारों करोड़ के पैसे दे रही है, टैक्स दे रही है। क्या इंदौर की जनता को अधिकार नहीं है पानी का? ऐसी ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, अन्य शहरों में उनको अधिकार नहीं है? बजट सत्र में अनुपूरक बजट लाने की जरूरत पड़ गई। अब मैं समझता हूं कि सरकार के आंकड़ों का खेल है, बजट का खेल है, जिसमें खर्च नहीं कर पाते उसको ये एडजस्टमेंट करते हैं, आप देख रहे हैं। चलिए, तो उमंग सिंगार जी, साफ तौर पे लगातार मंत्रियों के इस्तीफों की मांग चल रही है और खास तौर पे अगर कांग्रेस विधायकों की बात करते हैं तो उन्होंने आज जो प्रदर्शन किया उसमें नेता प्रतिपक्ष का कहना यह है कि स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है और ना ही इस्तीफा हो रहा है और ना ही पानी को लेकर सुधार। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7। इंदौर में जो पानी की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर एक बार नहीं 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, समय समय पर इसकी जांच होती रहे और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। छत्तीसगढ़ में यूं तो अभी विधानसभा चुनाव में 2 साल से अधिक का वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सियासी महासमर के लिए अभी से अपनी जमावट मजबूत करते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने जहां अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी है, वहीं कांग्रेस में भी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देकर मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। क्या है इस प्रशिक्षण के सियासत के मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। भाजपा ने जहां हाल ही में मोर्चा संगठन में नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां की हैं, वहीं कांग्रेस में भी नए जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस ने तो पहली बार मंडल स्तर पर भी टीम बनाई है। अब दोनों ही दल अपने नए पदाधिकारियों को ट्रेनिंग के माध्यम से वैचारिक, राजनीतिक और जमीनी कार्यक्रमों के जरिए मजबूती देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत। नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल कर रहे मॉनिटरिंग। सीएम विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी शामिल। दायित्व को लेकर मार्गदर्शन और संगठन की मजबूती पर फोकस। कांग्रेस में राहुल खड़गे ने दी ट्रेनिंग। जिलाध्यक्षों का पहले दौर का प्रशिक्षण दिल्ली में संपन्न। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी ट्रेनिंग। अब प्रदेश में होगी 10 दिनों की ट्रेनिंग की शुरुआत। ब्लॉक और मंडल स्तर पर भी होगी ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 के लिहाज से दोनों दलों ने अपनी नई टीम बना ली है। दोनों दल इस समय प्रशिक्षण में व्यस्त हैं। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस तो बीजेपी की नकल करती है। बीजेपी में प्रशिक्षण का काम सतत का प्रक्रिया है कि बीजेपी में वार्ड के कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं की लगातार ट्रेनिंग चलती है और ये फिर से इस कार्यकाल में ट्रेनिंग का कार्यक्रम जारी किया गया है। हर तरफ भ्रष्टाचार है, जनता त्रस्त हो गई है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही, मतलब ये स्वाभाविक बात है कि सरकार के नाकामी पर पर्दा करने में झूठ बोलना सिखा रही है। और कांग्रेस के संगठन सीजन के माध्यम से जिला अध्यक्ष चुनकर आए हैं और लगातार इस साय के कुशासन के खिलाफ सड़क पर किसानों की, नौजवानों की, यहाँ के व्यापारियों की, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भाजपा को अपने सरकार की नाकामी को पर्दा करने के लिए अगर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि पूरी सरकार को इनको बदल देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने से कोई लाभ नहीं होगा। जनता को अगर काम करेंगे तो ही इनका कोई लाभ पाएगा। प्रशिक्षण की सियासत से दोनों ही दलों को कितनी ऊर्जा मिल पाती है, यह तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल तो दोनों ही दल प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी सांगठनिक व्यू रचना को बेहतर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आ रही हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अमीनुल खान छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को लगातार परेशान किया जा रहा है और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ को बांग्लादेश जैसा बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में मुसलमानों और ईसाइयों पर अत्याचार किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमीनुल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। अल्पसंख्यकों को लेकर के आपने बड़ा बयान दिया है, सरकार छत्तीसगढ़ को बांग्लादेश बना रही है, क्यों ऐसा लगता है, क्या वजह है? देखिए, जिस तरह से हमने देखा है बांग्लादेश में, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बांग्लादेश में हिंदू समाज से आते हैं, उन पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उसी तरह के अत्याचार यहाँ पे क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहे हैं। तो ये कहने में कहाँ गुरेज है कि छत्तीसगढ़ बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में बांग्लादेश? क्या नहीं हो रहे क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अत्याचार? आप देखिए 25 दिसंबर क्रिसमस से आते हुए कब्रिस्तान का मामला हो, पादरियों को गांव में जाने से रोकने का मामला, उनके घर जलाने का मामला हो, नन्स का मामला, बहुत सारे मामले हमारे सामने, और अभी तक सरकार ने इस पे क्या किया? जो गुंडे तत्व इन लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों बहनों को जो क्रिश्चियन समुदाय के परेशान आ रहे हैं, उन पर कितनी FIR हुई हैं छत्तीसगढ़ में? तो क्यों ना कहें छत्तीसगढ़ बन रहा है बांग्लादेश। SIR को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार SIR को लेकर सवाल खड़े कर रही है? देखिए, हमारे पास जो डाटा आ रहे हैं, जिस तरह के ऑब्जेक्शन SIR में लोग ले रहे हैं, उसमें जो हम परसेंटेज को देखें तो सर्वाधिक परसेंटेज एक विशेष समुदाय और विशेषकर मुस्लिम समुदाय को है, और जो आपत्ति ले रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जो नियम कहता है फॉर्म 7 का, ना उस विधानसभा से हैं, ना कोई साक्ष्य उनके पास है, तो लग रहा है कि एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेके वो अपने दस्तावेज भी कलेक्टर महोदय क्या या जिला निर्वाचन अधिकारी क्या पहुंचा रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि जो बिना साक्ष्य के अनर्गल रूप से आवेदन लगा के किसी के लोकतांत्रिक जो हक है उसका हनन करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पे FIR दर्ज होनी चाहिए। मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो है अल्पसंख्यकों को यहाँ पर किया जाएगा, और वहीं कहीं ना कहीं अमीनुल खान ने एक बड़ा बयान दिया है कि भाजपा की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ को बांग्लादेश बनाने में तुली हुई है। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, NH 24 समय लाइव। और फिलहाल 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें जारी है। आप देखते रहिए NH 24/7। धन्यवाद।